अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जिसके पास 3243 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है और जो 26 स्टेट 4 यूनियन टेरिटरी और 10 कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है और ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम देखने को मिल रही है, और जो सिर्फ पावर केबल ही नहीं बनाती बल्कि पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है, तो क्या ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है या फिर वैल्यूएशंस के हिसाब से आईपीओ महंगा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के आईपीओ को। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, कंपनी के प्रोडक्ट और क्लाइंट कौन है, साथ ही साथ रेवेन्यू किस सेगमेंट से कितना आता है, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है और फाइनली आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज का रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड की शुरुआत 1988 में हुई थी और ये कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। आज ये कंपनी इंडिया की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बल्कि पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ईपीसी बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। इसी वजह से कंपनी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर पा रही है। अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को, जहां लेजर पावर एंड इंफ्रा का बिजनेस को मेनली दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया। पहले सेगमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग। इस सेगमेंट में कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट यूटिलिटीज, प्राइवेट कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को सप्लाई किए जाते हैं। नंबर 2 सेगमेंट पर आता है ईपीसी बिजनेस। ये कंपनी का हाई वैल्यू बिजनेस सेगमेंट है। यहाँ कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। इसमें कंपनी कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट हैंडल करती है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब स्टेशन इंस्टॉलेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डेवलपमेंट यानी प्लानिंग से लेकर कमीशनिंग तक पूरा प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट करती है। इसी वजह से कंपनी को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से भी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब समझते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जहां पर लेजर पावर एंड इंफ्रा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर केबल, कंट्रोल केबल, स्पेशलिटी केबल्स, कंडक्टर्स, पावर ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने की वजह से कंपनी किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और तीनों प्लांट जो है कंपनी के वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 85.448 मेट्रिक टन है। ये फैसिलिटी कंपनी को लार्ज स्केल प्रोडक्शन और टाइमली डिलीवरी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी के क्लाइंट जनरली होते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गवर्नमेंट यूटिलिटीज, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। कंपनी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की। तो लेजर पावर एंड इंफ्रा का बिजनेस सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी 26 स्टेट को 4 यूनियन टेरिटरी में अपने बिजनेस ऑपरेशन रन करती है। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट को 10 कंट्रीज में सप्लाई भी करती है। ये वाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और मार्केट रीच को दिखाती है। अब आते हैं कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ पर। 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 32,434 मिलियन यानी लगभग 3243 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी काफी सारा बिजनेस पाइपलाइन में अवेलेबल है। अगर कंपनी टाइमली एग्जीक्यूशन करती है तो आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। अब समझते हैं कंपनी पैसा कैसे कमाती है, यानी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल।
लेजर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवेन्यू मेनली दो सोर्सेज से आता है। नंबर 1 सोर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू, जहां पर कंपनी पावर केबल्स, कंडक्टर्स, कंट्रोल केबल्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की सेल्स करती है। और दूसरा जो पोर्शन है वो आता है ईपीसी रेवेन्यू से, जहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलपमेंट, सब स्टेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ ट्रंकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कंपनी के पास रिक्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड ईपीसी इनकम भी अवेलेबल है। ओवरऑल रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू का मेजर हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जहां से कंपनी 72.25% रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि ईपीसी वर्क से 27.75% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं अगर क्लाइंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से 21.74% रेवेन्यू आता है, जबकि टॉप 5 कस्टमर से 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है। तो टॉप 10 कस्टमर पर कंपनी की 68.87% रेवेन्यू डिपेंडेंसी है। अगर सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर पर इस कंपनी की डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, जहाँ 86.48% रेवेन्यू आता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर से 13.52% की रेवेन्यू आती है, जो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 9 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होगा, 13 जुलाई तक ओपन रहेगा और 16 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹5 फेस वैल्यू 203 से 214 रुपीज का प्राइस बैंड, 742 करोड़ का आईपीओ साइज, जिसमें से 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग हो जाएगी, यानी एक आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 70 शेयर्स में 14,980 रुपीज के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर रही है। FY25 के मुकाबले FY26 में रेवेन्यू में लगभग 9.4% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, जो अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4 गुना हुआ है। FY26 में प्रॉफिट करीब 42% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA लगातार बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत हो रहा है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। कंपनी का डेब्ट तेजी से बढ़ रहा है। FY25 के मुकाबले FY26 में बोरोइंग में लगभग 65% की ग्रोथ देखने को मिली है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशक को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, EBITDA में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेटवर्थ मजबूत हुई है और असेट लगातार बढ़ रही है, जिससे बिजनेस एक्सपांशन का संकेत मिलता है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो FY26 में रेवेन्यू में गिरावट आई है, बोरोइंग में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि आईपीओ की प्रोसीडिंग के बाद एक बड़ा हिस्सा इस कंपनी की डेब्ट रिपेमेंट करने में जाएगा, जिसके बाद कंपनी की डेब्ट अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE 23.32% है, यानी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.23% है, जो काफ़ी मजबूत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी शेयर होल्डर के निवेश पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। ROCE 17.83% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का अच्छी तरह उपयोग कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.10 का है, यानी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.10 है, यानी कंपनी पर थोड़ा डेब्ट ज़्यादा है। हालांकि ये डेब्ट आईपीओ प्रोसीडिंग के बाद कम होता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.90% है, जो दिखाता है कि कंपनी अपनी नेटवर्थ से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर रही है। पेट मार्जिन की अगर हम बात करें तो कंपनी का पेट मार्जिन 6.46% है, यानी 100 रुपीज़ की बिक्री पर कंपनी को 6.46% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पावर एंड ईपीसी सेक्टर के हिसाब से इसे ठीक ठाक माना जा सकता है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 12.96% का है, यानी लगभग 13% के आसपास है, जो बेहतर है। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है और ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी मजबूत प्रदर्शन कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.39 गुना है, यानी आईपीओ कंपनी की बुक वैल्यू के लगभग 3.4 गुना पर आ रहा है। वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है और बहुत महंगा भी दिखाई नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन एनालिसिस की बात करें तो ईपीएस कंपनी का प्री आईपीओ 13.18 है, जो पोस्ट आईपीओ 10.80 हो जाएगा। फ्रेश इशू के कारण नए शेयर जारी होंगे, जिससे ईपीएस में डायल्यूशन देखने को मिलेगा। पीई रेशो की बात करें तो प्री आईपीओ 16.24 का है, जो पोस्ट आईपीओ 19.82 हो जाएगा, यानी लगभग 20 गुना के आसपास हो जाएगा। जो अगर पीयर कंपनीज भी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है तो वैल्यूएशन को रिजनेबल माना जा सकता है, जो हम कंपनी का पीयर कंपेरिजन में आगे देखने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो
कंपनी की प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग 100% है, जो पोस्ट आईपीओ 75.29% हो जाएगी। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास 75.29% की हिस्सेदारी रहेगी, यानी प्रमोटर का कंपनी में मजबूत कॉन्फिडेंस बना हुआ है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ आकर्षक नजर आता है क्योंकि इसका पी रेशो पीयर्स के मुकाबले सबसे कम है, साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.90 का है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। हालांकि ईपीएस अभी बड़े कॉम्पिटिटर से कम है, लेकिन अगर कंपनी अपने 3243 करोड़ के ऑर्डर बुक को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करती है तो आने वाले वर्षों में अर्निंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर पीयर कंपेरिजन के आधार पर आईपीओ वैल्यूएशंस के हिसाब से पॉजिटिव मोड पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो 490 करोड़ का उपयोग प्री पेमेंट रिपेमेंट में होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ग्रे मार्केट में फिलहाल 13.82% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। ये डिमांड आईपीओ के लिए एक डिसेंट डिमांड देखी जा सकती है, लेकिन जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ी है घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहाँ नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं और आफ्टर आईपीओ डेब्ट कम होती हुई दिखेगी, जो एक पॉजिटिव साइन है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने पीएस से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 13% से ज़्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट का मूड माहौल आईपीओ मार्केट के लिए बेहतर होता हुआ दिखा है, जिनमें अच्छी कंपनीज के आईपीओ को अच्छी लिस्टिंग होते हुए दिख रही है, तो ऐसे में इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी निवेश का डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपनी खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं।